कैन यू टेल मी कि इनफर्टिलिटी को हम कैसे डील करें? ये स्पर्म काउंट कम हो जाना, साथ में मोटिलिटी जो हलचल रहती है, मतलब जो स्पीड रहती है स्पर्म्स की, ये सोच रहे हैं कि उसको बचा के उसकी जिंदगी भी कैसे अच्छी बनाए। बराबर है। एंड आई थिंक एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, हम लोगों ने इसको बहुत प्राउडली बताना चाहिए कि ईस्ट्रोजन कम है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग चालू है। अभी ईस्ट्रोजन रहेगा, वो वजाइना को मॉइस्ट रखेगा, वहाँ पे लुब्रिकेशन देगा। पेशेंट्स को ये एज ग्रुप में एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, उनमें तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कंपेयर टू बाकी के पेशेंट्स ज़्यादा ही। वेलकम टू पैराएला फॉर हर। आज हम लोग बहुत यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इट इज़ ए टॉपिक जो बहुत सारे कपल्स को और स्त्रियों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। It is about infertility, conception, pregnancy के बाद postpartum, और इन सब स्टेजेस में आपका सेक्सुअल लाइफ और आपका पेल्विक हेल्थ। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर फराह खान मैम। शी इज हेड ऑफ फराह इनफर्टिलिटी सेंटर। वेलकम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेणुका, आई एम हैप्पी that we have chosen these topics today, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारी लेडीज़ के कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन कई बार ये लोग खुल के बाहर नहीं आते ये टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। तो आज हम साइंटिफिकली बात करेंगे और उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बात करेंगे, सो दैट कॉमन लेडीज़ को और कॉमन कपल्स, मतलब रूटीन जो अपने कॉमन पॉपुलेशन है, उनको भी अपनी बातें समझ में आए और उनके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। डेफिनेटली हम ये सब जो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसी को बेनिफिट हो, उसी के लिए कर रहे हैं। यस। तो मैम, कैन यू टेल मी कि इनफर्टिलिटी को हम कैसे डील करें किसी एक पार्टनर को ब्लेम ना करते हुए? देखिए, इनफर्टिलिटी का पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे। कई लोगों को लगता है कि चलो 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, घर की बड़ी बूढ़ी लेडीज़, पेरेंट्स एंड सब लोग कई बार तो 2-3 महीने में पूछने लगते हैं कि कब दे रहे हो गुड न्यूज़ एंड ऑल, और उनको लगने लगता है कि अरे अभी तक नहीं रही प्रेगनेंसी, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद अस। सो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ, कितने लेवल तक हम उसको समझ सकते हैं कि ठीक है, यहाँ तक के इसके बाद कंसर्न उठाना चाहिए। तो एक मतलब ऐसे ये है कि 1 साल अगर हो जाए शादी को और उस दौरान भी कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है, मीन्स दे आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी नहीं रहने के लिए कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर 1 साल तक, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तब हम बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है ये लोगों को कुछ इनफर्टिलिटी के हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स तो इनिशियली प्लान करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, और फिर शादी के दूसरे या तीसरे साल में वो प्लान करना स्टार्ट करते हैं कि नाउ दे वांट टू गेट कंसीव। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई लोग आते 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, एंड जब हम उनको पूछते हैं थोड़ा सा डीप जाकर, हम सिर्फ ये नहीं पूछते अगर कि आपकी शादी को कितने साल हुए, बट अगर हम ये डीप में जाके पूछते हो कि क्या आप प्लान कर रहे थे, तब कई सारे कपल्स को बाहर, मतलब ये हिस्ट्री पता चलती है कि ये लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे शुरू के 1.5 साल, और स्पेशली पेरेंट्स को बताया नहीं रहता है ये लोगों ने कि वो लोग खामोशी में कुछ यूज़ कर रहे हैं, और पेरेंट्स यहाँ परेशान होते रहते हैं कि अरे इतने साल हो गए, अभी तक नहीं रही प्रेगनेंसी, एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर 2 महीने कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ते हैं एंड 3rd मंथ हमारे हॉस्पिटल में दे आर देयर कि मैम वी आर मैरिड सिंस 2 to 3 years एंड स्टिल वी आर नॉट कंसीविंग। बट अगर डीप डाउन जाके देखते हैं तो कई बार ये हिस्ट्री आती है कि वो लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी। सो व्हेन द कपल इज नॉट यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो कपल कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज नहीं कर रहा है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year, 12 महीने तक, और तभी भी अगर वो कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो हम उसे इनफर्टिलिटी बोलेंगे। यस। और ऐसे है कि किसी को एक को ब्लेम करने का कोई ये नहीं है। अभी तक कंसेप्ट ऐसे था कि जनरली लेडी को ही समझते थे कि लड़कियों में ही प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। बट ऐसा देखा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तो हम देख रहे हैं जैसे 7-8 साल पहले लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता था मेल्स के हिसाब से, मेल्स के मुकाबले, बट अब मेल इनफर्टिलिटी का भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट
50% टाइम्स लेडीज़ में प्रॉब्लम रहती है या मेल्स में भी प्रॉब्लम रहती है, और कई बार तो दोनों का नॉर्मल देखा जाता है कि सब कुछ टेस्ट कर लिया, हर चीज़ नॉर्मल आई है एंड फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। इसमें ब्लेम का कोई बात होनी नहीं चाहिए। हर इंसान चाहता कि उसको प्रेगनेंसी ठहरे, उसको बच्चे आगे, उसकी फैमिली बढ़े, बट अब किसको क्या बीमारी हो जाए या किसको क्या प्रॉब्लम आया अपने हाथ में तो नहीं रहता। तो इट्स नथिंग, इट शुड नॉट एवर बी अ ब्लेम गेम, लाइक उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं अगर कोई को ब्लेम करता रहता है। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर यानी स्त्रियों में कौन कौन सी फैक्टर्स है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं, अभी तो कुछ सालों में मैं देख रही हूँ कि ट्यूबल फैक्टर का प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है, ट्यूबरक्लोसिस की ज़्यादा अपने पास रेट्स है। तो ट्यूबल डैमेज, जो फैलोपियन ट्यूब्स जहाँ प्रेगनेंसी ठहरती है, मीन्स हस्बैंड के स्पर्म्स और एग्स जहाँ मिलते हैं, वो ट्यूबल फैक्टर का एक काफ़ी मैंने थोड़ा ये सालों में बढ़ते हुए देखा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। फिर हार्मोनल फैक्टर्स है, जैसे लड़की को पीरियड्स नहीं आते महीनों 3 महीने 6 महीने पीरियड्स नहीं आते, दैट मीन्स कि उसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ है, एग्स बढ़ नहीं रहे हैं बराबर से, और जब एग ही नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगी। ये 2 मेजर फैक्टर्स है। फिर एडिनोमायोसिस है, पेल्विक इन्फेक्शंस है दूसरे भी अदर देन ट्यूबरक्लोसिस। तो मेजर ये फैक्टर्स है। और ये कुछ दिनों में अब जो ट्रेंड आया है कि लेट मैरिजेस हो रही है लड़कियों की, और उसके बाद भी वो लोग अपना करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हैं, ये सोचते हैं कि करियर, अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरा करियर पीछे रह जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी हम देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व्स, मतलब अंडाशय में जो एग्स की नंबर है वो कम होता है एट एज के साथ साथ। तो नॉट ओनली नंबर बट क्वालिटी भी कम होती जाती है, मतलब जो फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी है एग्स की वो भी कम हो जाती है विद एज। ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं लड़कियों में। ओके। एंड मेल फैक्टर्स तो है। तो मेल्स में हमने कौन से मेजर फैक्टर्स देखे हैं? मेल्स का अब तक, जैसे मैंने बताया, कुछ सालों पहले तक मेल्स में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट लेटली बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन मेल्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो जाना, साथ में मोटिलिटी, जो हलचल रहती है, मतलब जो स्पीड रहती है स्पर्म्स की, वो कम हो जाना। फिर उनके शेप और साइज़ में डिफरेंस, शेप में स्पेशली, साइज़ तो नहीं, उसमें प्रॉब्लम होना। कई बार अनएक्सप्लेन, बहुत सारी बार तो अनएक्सप्लेन वजह नहीं पता चलती है कि क्यों ये कम हुआ है। स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, बोलते हैं स्ट्रेस, पोल्यूशन, जो लाइफस्टाइल है आज का मेल्स का भी स्ट्रेसफुल, उसकी वजह से भी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी पे असर पड़ता है। हाँ रेणुका, ये तो हुई कि क्या वजह हो सकती है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि डज इनफर्टिलिटी अफेक्ट सेक्सुअलिटी, मीन्स अगर कोई कपल कंसीव होने में प्रॉब्लम दे रहा है उनको, तो उनके आपस के सेक्सुअल रिलेशनशिप का पे कैसे असर करता है वो? अगर हमने स्टैटिस्टिक्स देखे तो उसमें ये पता चल रहा है अभी कि 43 to 50% महिला और 35 to 45% मेल्स जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उनमें कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़रूर है। Okay. अभी इनफर्टाइल कपल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी कैसे हो सकते हैं? तो जो लड़की है उसको संबंध आने का ही डर हो सकता है, जिसे हम वजाइनिस्मस बोलते हैं, तो उसके वजह से उनका संबंध नहीं आ पाता है। देन हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जो हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन्स जो यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी बार सेक्सुअल डिज़ायर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तीसरा ये है कि हम उन्हें ये बताते हैं कि आपके ये दिन साइकिल के फर्टाइल है, आपको यही दिनों में कांटेक्ट रखना है। तो अभी इसमें क्या होता है, सेक्स बिकम्स लाइक एन एक्ट, वो एक काम बन जाता है, उसमें प्लेजर फैक्टर जो रहता है वो नहीं रहता है। अभी मानो हमें एग्ज़ाम देने जाना हो तो एंजाइटी होगा, टेंशन आएगा, तो ये एंजाइटी और टेंशन दोनों पार्टनर्स में रहता है। फीमेल को रहता है कि नहीं ये होना चाहिए एंड आई शुड गेट प्रेग्नेंट, मेल को रहता है कि आज मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा।
तो परफॉर्मेंस एंजाइटी इन इनफर्टिलिटी कपल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग. देन देर आर मेल्स हु आर रियली नॉट एबल टू परफॉर्म, जिसे आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कार्डियोवैस्कुलर लाइफस्टाइल या डिसीजेस, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस. आजकल बहुत यंग कपल्स में भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखने मिला है बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल प्रॉब्लम्स. सो अगर हमने वैसे स्टैटिस्टिक्स देखा जनरल पॉपुलेशन में, तो एक अराउंड 45 to 50% मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस इन जनरल पॉपुलेशन. और दोज हु आर कमिंग स्पेसिफिकली फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उनमें भी अराउंड 45% मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहता है. अभी वी एज गायनेकोलॉजिस्ट हम फीमेल्स को बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं, बराबर, बट वी डोंट चेक देयर मेल काउंटर पार्ट. और अभी तक सोसाइटी में मेल्स आर नॉट ओपनिंग अप अबाउट देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. दैट इज राइट. सो whenever sexual activity becomes like a task, कि हमें एग्जाम देना है, it will become stressful and it will reduce the pleasure and sexuality. और ये भी स्ट्रेस रहता है कि अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो डॉक्टर विल लाइक अब क्या बोलेंगे मैडम को कि मैम आपने दिए हुए डेट्स पर नहीं हो पाया. आई थिंक दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट. Very big role. Because whenever the stress increases, your body metabolism में cortisol increase होने लगता है, noradrenaline increase होने लगता है. Now cortisol at the brain level, at an hypothalamic level, it will reduce the secretions of GnRH, which is very important for us. तो जब ये पूरा हाइपोथैलेमिक एक्सिस जो हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है स्ट्रेस को, अगर वहीं पे गड़बड़ हो जाए तो ब्रेन अंडाशय को और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी टेस्टिस को सिग्नल ही नहीं कर पाएगा कि आप अच्छे से काम करो. सो व्हाट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देम have the intimacy among themselves, let them discover each other's body, let them have that connection, emotional and physical, and then comes कि वो बच्चे पैदा करें. बराबर. और मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये भी बोलती हूँ पेशेंट्स को कि ठीक है, आप टेंशन मत लो कि ये डेट पे होना ही होना है. इन केस अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके. ऐसे एक महीना अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो इस तरह से आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स को उनको थोड़ा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है कि ठीक है, इन केस अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके. डॉक्टर रेणुका, आई वांट आस्क यू वन मोर थिंग कि हाउ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट विल अफेक्ट इमोशनल एंड सेक्सुअल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स. सी इट इज़ वेरी सिंपल. जब हम कोई पेशेंट को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वी हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग हर, बहुत छोटी छोटी बातें रहती है. ये लड़कियां में भी दे आर ऑफ द एज ऑफ 27-28 या कभी कभी उससे कम. फिर फैमिली में एंजाइटी रहती है, जल्दी करो जल्दी करो. और जब ये कपल्स आते हैं, दे आर नॉट कमिंग विथ अ ग्रेट मैच्योरिटी और विच कम्स विद द एज. तो अभी आने के बाद सबसे पहले हम उनको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं, वी प्रिक देम विथ अ निडल. हम उनको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप मैस्ट्रुबेट करके सैंपल दो. देन अगर इनका कोई फैक्टर ज़्यादा है एंड वी नीड टू यूज सम इंजेक्टेबल्स लाइक गोनाडोट्रोपिन के हॉर्मोन्स या ईस्ट्रोजन के हॉर्मोन्स थ्रू एन इंजेक्शन, तो इतने बार हम उनको इंजेक्शन देंगे. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ऑल्टरनेट डे हम उनको बोलेंगे इंजेक्शन लेने आइए. बराबर. फिर ऑल्टरनेट डे हम उनको उनके वजाइना से सोनोग्राफी करेंगे. तो आप ही सोचिए, इफ ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग अराउंड, तो इसका एक इमोशनल इफेक्ट भी तो रहेगा ना कि उसको पेन हो रहा है. इंजेक्शन कभी कोई सिस्टर देगी, कभी कोई सिस्टर देगी, किसी का हाथ हल्का होगा, किसी का हाथ भारी होगा, उसको पेन होते रहेगा और तब हम उसको बोलेंगे नहीं आपको सेक्स भी करना है. तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू गो इनटू दैट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस विथ सो मच ऑफ पेन अराउंड. तो आई थिंक ना ये छोटी छोटी बातें रहती है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, मगर हम काफ़ी बार इसको इग्नोर कर देते हैं. एंड नॉट डेलिबरेटली हम उसको इग्नोर करते, बिकॉज वी हैव टू बी अवेलेबल टू लॉट ऑफ पीपल. यस यस, बिकॉज सो इट इज़ नॉट somebody's fault that it is getting ignored. It is the circumstances which arises.
बट आई वांट टू टेल द क्लाइंट्स या तो जो इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे हैं पेशेंट्स, उनको भी कि आप भी ये समझिए कि आपके तरफ ही ध्यान देना है. वी वांट टू बी मोर अवेलेबल टू यू, एंड आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सबके लिए हमें अवेलेबल होना है. तो ऑन अ ह्यूमन अगर लिमिटेशंस हम देखें तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट वॉट एवर वी कैन. So they should really understand that whatever they are getting from a doctor is the best whatever they can get from that. And I feel मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि डॉक्टर सबसे पहले चाहता है, उनसे पहले तो डॉक्टर चाहता है कि अपने पेशेंट को फास्ट रिजल्ट्स आए. हमसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे पेशेंट को फास्ट रिजल्ट्स आए. 1-2-3 विजिट्स में ही वो बिल्कुल कंसीव हो जाए. एंड आई थिंक इनफर्टिलिटी के साथ के एक्सपर्ट्स के लिए काउंसलर भी हो, अपने खुद से थोड़ा काउंसलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है जो रिलैक्स करो. मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड वाइफ चलो घूमने निकल रहे हैं, चलो चक्कर मार के आएंगे, इस एटीट्यूड से आओ हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट, क्योंकि कभी कभी लंबा चलता है ये और उतनी देर आपको सस्टेन करना पड़ता है पेशेंट के साथ. राइट. एक्चुअली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का इमोशनली जो इम्पैक्ट होता है ना, उसमें इट इज लाइक कि वो कपल को कुछ अपूर्णता है खुद में, ये फीलिंग से वो आता है. तो मुझे ऐसे लगता है ना कि वी शुड कम फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस कि हमारे पास सब कुछ है, वी ऑलरेडी हैव इट. कपल्स दे कम विथ दैट फीलिंग कि हमारे में कुछ गड़बड़ है, वी आर इनकम्प्लीट, इसलिए चीजें नहीं हो रही है. बट दे शुड अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो कि जितना टाइम वो एज अ कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, they are not going to get that time anytime in their lifetime again. Yes. सही. तो I think couple should take this as a boon in disguise. Maybe yes. That at least they can get connected to their life partner to that emotional and intimate level during these particular treatments, rather than sirf blame game ho. Yes, and we can tell them कि it's just a matter of time. It's just a matter of time. थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के पेशेंटली लेके बस निकालना है this phase of life. Yes. सो काफ़ी बार मैंने देखा है कि वजाइनिस्मस के जो पेशेंट्स रहते हैं, दोज आर वांटिंग टू अंडरगो दैट इंटरकोर्स, मगर इट्स देयर फियर, इट्स देयर इनएबिलिटी टू लेट दैट इंटरकोर्स हैपन. उनमें ये गिल्ट बहुत रहता है कि मैं मेरे हस्बैंड को आई एम नॉट एबल टू गिव हिम द प्लेजर, द सुख विच ही इज विलिंग. एंड सेम हैपन्स विद द मेल्स ऑल्सो जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस रहते हैं. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर इमोशनली अफेक्ट करता है दोनों पार्टनर्स को. एंड इफ दे बोथ टेक द ट्रीटमेंट टुगेदर एंड गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड एज अ टीम, तो इसका स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है. सही. मैम, आपको क्या लगता है आफ्टर प्रेगनेंसी जब पेशेंट्स आपके पास में आते हैं तो एक अभी कपल है जो नॉर्मली कंसीव हो गया है, तो उसका एक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, और जो एक थ्रू IVF कंसीव हुआ है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रेगनेंसी कैसे डिफरेंट रहता है? सी नेचुरली रूटीन तरह से प्रेगनेंसी हो गई है, चलो शादी के 2-4-6 महीने में, तो वो लोग एक एट ईज रहते कि चलो ठीक है प्रेगनेंसी रहेगी, ये तो होना ही था, नेचुरल है, ये तो अब ठीक से रहेगी ही. एंड ऑफ कोर्स IVF वाले परेशान रहते हैं हर दूसरे दिन, मैम थोड़ा भी पेन हुआ अगर लोअर एब्डोमेन, मैम मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, मुझे पेन हो रहा था, रात के 11 बजे कॉल करेंगे कि मुझे ये हो रहा है, इज़ इट ओके. तो एंग्जाइटी तो काफ़ी रहती है. एंड वी हैव टू काउंसिल अकॉर्डिंगली कि ठीक है एट प्रेजेंट तो सब ठीक चल रहा है. एंड बिकॉज उनको लंबा जाना रहता है, IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसीज थोड़ी हाई रिस्क रहती ही है, मतलब हर तरह से. तो अपने मतलब एज अ डॉक्टर भी उनको एक ये करना पड़ता है कि ठीक है एट प्रेजेंट ठीक है ना, अब नेक्स्ट विजिट में हम फिर से रिव्यू करेंगे. एंग्जाइटी तो ज़्यादा रहती है टुवर्ड्स कि बाबा ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए. एंड मैम, ये जो प्रेगनेंसीज अभी कंटिन्यू होती है फॉरन थ्रू IVF बोलो या थ्रू नेचुरल बोलो, आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, वैसे उसके साइकोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस हम देख सकते हैं मदर के? नहीं, जैसे कि चलो हार्ट एक्टिविटी दिख गई, हमने अल्ट्रासाउंड किया 6 वीक्स पे 8 वीक्स पे हार्ट एक्टिविटी दिख गई, हमने पेशेंट को रिएश्योर किया शी इज़ रिलैक्स्ड. तो जैसे जैसे टाइम जाता है, लाइक 3 मंथ्स हो गए तो
फिर से ये फिर अल्ट्रासाउंड रहता है, जैसे कि 13 वीक्स पे ऑलमोस्ट हम लोग एंटी स्कैन करते हैं, स्कैन में सब नॉर्मल आया ना मैम, चलो ठीक है, एक पढ़ाओ स्टेप बाय स्टेप लाइक दे गो, तो रिलैक्सेशन बढ़ता है कि ठीक है। अगर उस बीच कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देना, कौन सी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग आई तो उसको कितना वेटेज देना, उसको कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें समझाते रहना पड़ता है पेशेंट्स। राइट। और जो बॉडीली चेंजेस होते हैं अभी बिकॉज ऑफ बेबी देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन द पेल्विक फ्लोर एंड ऑल, तो आपको क्या लगता है कि इसके वजह से प्रेगनेंसी में पेल्विक फ्लोर कैसे अफेक्ट होता है? सी नेचुरली प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, रिलैक्सिन है, वो सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में है वो सब प्रिपरेशन होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो पहले तो उसको ग्रो कराने के लिए हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो एंड बाद में सब पेल्विक मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जॉइंट है उसको थोड़ा रिलैक्स, ताकि जगह बने नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो पेल्विक फ्लोर पे तो उसका असर पड़ता ही है, थोड़ा रिलैक्सेशन की वजह से लूजनेस एंड वीकनेस आती ही है, जो कि सबसे ज़्यादा फिर डिलीवरी के बाद देखी जाती है। तो यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे इनकॉन्टिनेंस हो गया, यूरिन पे थोड़ा कंट्रोल का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें कुछ पेशेंट्स में देखी जाती है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर रेणुका, ऐसे देखा गया है मेरे क्लिनिक में कई बार पेशेंट्स आते हैं कि मैम डिलीवरी के बाद से जब वो रिज्यूम करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी तो काफ़ी पेनफुल रहता है उनको स्टार्टिंग में, तो उसके क्या रीजंस रह सकते हैं? सी डिलीवरी के बाद में बेसिकली हो क्या रहा है कि पेल्विक अगर नॉर्मल डिलीवरी है, फॉर एग्जांपल हम दोनों देखेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको हम एपिजियोटॉमी यानी वहाँ पे कट दे के बेबी को बाहर लाने के लिए ईज आउट करते हैं। तो वो कट देने के बाद में वहाँ पे जब हम स्टिचेस करते हैं तो वो कुछ दिनों तक पेशेंट के लिए पेनफुल रहता है, बराबर, राइट। अभी दिस इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो भी चीज़ पेनफुल है वहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लाइक मानो मेरे हाथ में कट हो गया तो आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई हैंड। तो जैसे ही अगर हम पेल्विक फ्लोर यानी वहाँ की मसल्स को अगर कट कर रहे हैं तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इट विल जस्ट होल्ड इट ऑन, इट विल जस्ट टाइटन इट। अब देखिए आपको डर भी लगता है तो इनवॉलेंटरीली आप पेल्विक मसल्स को टाइट कर लेते हो कि इस तरीके से। सो हमने ये जानना चाहिए कि जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक मसल्स है, वो जो ग्रुप ऑफ मसल्स है दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस, दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेस एंड रिफ्लेक्सेस। ओके, तो जब वहाँ पे पेन है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट करके रख रही है, और आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट उसको वो आदत पड़ गई है क्योंकि वो कॉन्शियसली उसको रिलैक्स नहीं कर पा रही। अच्छा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसमें चली जाती है, चले जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 months, बिकॉज वी डोंट टीच द पेशेंट हाउ टू रिलैक्स हर पेल्विक फ्लोर आफ्टर डिलीवरी, वो पेल्विक फ्लोर हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर बन जाता है। ओके। सेकेंड, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग चालू है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वी ऑल नो प्रोलैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन is a hormone which is very essential for breastfeeding. But prolactin is one hormone which inhibits the sexual activity. वो आपका sexual desire को बहुत कम कर देता है। अभी अगर sexual desire कम है, ईस्ट्रोजन कम है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, अभी ईस्ट्रोजन रहेगा वो वजाइना को मॉइस्ट रखेगा, वहाँ पे लुब्रिकेशन देगा। अभी प्रोलैक्टिन ज्यादा है, डिजायर कम है, ईस्ट्रोजन कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, प्लस वहाँ पे पेन की वजह से उसके पेल्विक फ्लोर को आदत पड़ गई है थोड़ा टाइट रहने की। तो भी इस कंडीशन में सेक्स तो पेनफुल होना ही है ना, अनलेस इट इज ट्रीटेड। बराबर। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें रहती है ये हम पेशेंट को कभी कन्वे ही नहीं कर पाते। बराबर। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसमें हम अगर पेशेंट को पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन सिखा दे, पेल्विक फ्लोर को एटलीस्ट लूजन अप कैसे रखना है वो सिखा दे, दैट विल ऑल्सो गिव हर अ बिग रिलीफ। क्योंकि प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन का तो हम तुरंत कुछ नहीं कर पाएंगे।
बट अगर पेल्विक फ्लोर को हम उसको और जैसे हमारा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है PRP ट्रीटमेंट्स है विथ एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जैसे लेजर वजाइनल टाइटनिंग है या तो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइनल रिजुविनेशन है, ये सब ट्रीटमेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है कि दे हेल्प हर पेल्विक फ्लोर टू गेट रिलैक्स। ओके, सो इसके वजह से पोस्ट डिलीवरी पेन रहता है एंड ये सब ट्रीटमेंट से हम उसको कम भी कर सकते हैं। ओके, तो काउंसलिंग करनी चाहिए डिस्चार्ज के टाइम पर कि काउंसलिंग करना चाहिए कि आपको पेल्विक फ्लोर की कैसे केयर करना चाहिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए आगे तो उसके ट्रीटमेंट है अवेलेबल, शुड अप्रोच द स्पेशलिस्ट फॉर दैट। हाँ, अच्छा डॉक्टर रेणुका, चलो ये तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद की पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स हमने बात की, क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद भी सेम प्रॉब्लम्स आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि देखो पेल्विस है, यानी पेल्विस इज लाइक अ हैमॉक। हैमॉक यानी वो झूले जो हम बीच पे देखते हैं, हम उस पे जाके रिलैक्स करते हैं, ये वो झूले होते हैं। तो जैसे हमारा पेल्विक फ्लोर है, हमारे कमर में 2 हड्डियां हैं और दोनों हड्डियों के बीच में झूला बांधा है, ऐसे पेल्विक फ्लोर के मसल्स को प्लेस किया है। अच्छा। और अभी ये झूले में हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है और पीछे से रेक्टम और एनल कैनाल है। बराबर। अभी नॉर्मली यूट्रस का वजन कितना होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में? इट इज जस्ट 35 ग्राम्स। जब बच्चा है पेट में तो 3.5 किलो का बच्चा यानी 3500 ग्राम्स तक वो बढ़ने वाला है डेफिनेटली। 1000 टाइम्स इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैंने आपको बोल दिया ऑल ऑफ ए सडन कि आपको अभी 10 किलो का वजन पकड़ के दिन भर खड़ा रहना है, व्हाट विल हैपन टू योर शोल्डर्स? यस यस, दे आर गोइंग टू गेट स्ट्रेस्ड। यस, सेम थिंग हैपेंस विद द पेल्विक फ्लोर। भाई बच्चा पूरा बड़ा होने तक बच्चे का वजन प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, आपको 9 महीने 10 किलो का वजन, लाइक फॉर दैट एनालॉजीज उतना ज्यादा वजन आपको कैरी करना है फॉर 9 मंथ्स। तो पेल्विक फ्लोर इज गोइंग टू टेक द ब्रंट ऑफ द बेबी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन सेक्शन। बराबर, राइट। तो जो पेल्विक फ्लोर को चेंजेस होना है वो आफ्टर प्रेगनेंसी होने ही है, मोड ऑफ डिलीवरी पे ज्यादा उसका मैटर नहीं करता है। अच्छा। सो इवन आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जब पेल्विक फ्लोर ने उतना बेबी का वजन इतने दिनों तक ऑलरेडी झेल चुका है, उसके बाद में ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ये हाइपोटोनिक हो जाती हैं। ओके, क्योंकि उसको रिलैक्स होने की आदत पड़ गई है। बराबर। अभी बिकॉज नीचे से कट नहीं हुआ है तो इट इज नॉट मेकिंग समथिंग रिफ्लेक्सली कि वहां पे पेन है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जा रही है लूज एंड लूज। ओके, तो वहां का जो पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। बराबर। तो डेफिनेटली इवन आफ्टर सिजेरियन सेक्शन पेशेंट कैन फील लेस ऑफ सेंसिटिविटी ओवर द कैनाल, ओवर द वजाइनल कैनाल, क्योंकि वहाँ का नर्व्स इतने दिनों तक स्ट्रेच्ड आउट है। वहाँ पे पैरा न्यूरोसिस जो हम बोलते हैं, पैरासिस जो बोलते हैं नर्व्स का, वो हो चुका है। तो वी हैव टू टेक केयर ओवरऑल इन रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर। एंड एक कोई भी चीज, जैसे अगर मानो पेशेंट बोलेगा कि मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या, या मैं सिर्फ यूरोगायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या, तो दे शुड अंडरस्टैंड इट इज no one size fits all. Okay. First of all, it has to be a comprehensive treatment with a urogynecologist, with a sexual medicine expert and a physiotherapist. It's a teamwork. It's a teamwork. So I think patients का ये education होना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिर्फ जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है। सही। आपका quality of life is also equally important. बराबर। और अभी हम इतने सालों से जैसे ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस करते आए हैं तो हमारा भी फोकस चेंज हो गया। पहले हम सिर्फ परेशान रहते थे मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए, सही, सिर्फ उसको बचा दो। बराबर। आज हम ये सोच रहे हैं कि उसको बचा के उसकी जिंदगी भी कैसे अच्छी बनाए। बराबर, जो कि बहुत मैटर करती है। एंड आई थिंक एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज एन ऑब्स्टेटिशियन, हम लोगों ने इसको बहुत प्राउडली बताना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हाउ गुड वी आर वर्किंग फॉर यू। एक्चुअली लेडीज को पता ही नहीं है कि इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए भी कुछ चीजें है। ये उनको पता ही नहीं रहता। उनको तो लगता है कि चलो ठीक है, अब जो प्रॉब्लम हो गया वो तो अब तो होने ही वाला है, बच्चा हो गया अब तो ये चीजें होने ही वाली है। कोई प्रॉब्लम कॉमन है
इसका मतलब वो एबनॉर्मल नहीं है, ऐसे या नहीं इट्स होता। नॉट कि वो नो, हाँ, और अभी लकीली वी हैव गुड ट्रीटमेंट फॉर दैट। यस यस, तो दैट शुड बी टेकन केयर। Yeah, Dr. Renuka, can you throw some light on how pregnancy changes the sexual response in a lady? Like, जब एक लड़की प्रेग्नेंट है तो उसके सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज में क्या फ़र्क देखने मिलता है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ट्रबल करता है बहुत सारे कपल्स को स्टार्टिंग से, कि हमने सेक्सुअल एक्टिविटी रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि नहीं रखना चाहिए, वेदर इट विल हार्म द बेबी और नॉट। तो सी, first of all we should understand कि whenever there is a pregnancy, the baby is very well protected inside the uterus. It is in the amniotic cavity. उसके अराउंड अच्छे से पानी है जो बफर का काम कर रहा है। तो एट अ पॉइंट सेक्सुअल एक्टिविटी डायरेक्टली आपके बच्चे को हार्म नहीं करने वाले। बराबर। तो अभी ना ये जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है ये थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी चेंज होता है। जैसे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट 3-4 महीने जो है प्रेगनेंसी के लिए, तब बॉडी ही एडजस्ट हो रहा है हार्मोनल चेंजेस को। यूट्रस का साइज जो पहले एकदम 35 ग्राम्स था वो बढ़ के 90 ग्राम्स तक, 100 ग्राम्स तक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसके वजह से काफ़ी बार बिकॉज द पेल्विक फ्लोर यानी आजू बाजू का जगह तो यूज टू नहीं है यूट्रस को बड़े होने के लिए, तो बॉडी अपने आप को ट्राई कर रहा है चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है ना कि अगर हमारा पेल्विक एक्टिविटी बहुत बढ़ गया, फिर इम्प्लांटेशन तभी हो रहा है, बच्चा इज वेरी वेरी टाइनी, वेरी माइन्यूट, और अगर पेल्विक फ्लोर का एक्टिविटी बढ़ गया तो इट कैन मूव द यूट्रस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके। और वहाँ पे तब जो चेंजेस आ रहे हैं दे आर एट अ वेरी सटल, वेरी बहुत नाजुक चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड कर सके तो इट इज़ वेल एंड गुड। सेकेंड, डिज़ायर भी ये टाइम पे थोड़ा कम होता है क्योंकि सब चीज़ें नई होती है कपल के लिए, दे आर ऑल्सो नॉट यूज टू वॉट इज़ हैपनिंग। बाय द टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, थोड़ा प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हुआ है, दे आर now settled with the idea that they are entering into the age of parenting and they are settled with the idea कि अभी बच्चा आएगा, यूट्रस बड़ा हो गया है, तो काफ़ी बार जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है, बिकॉज देन दैट कपल ऑल्सो इंटीमेटली गेट इंटरवेंड विथ ईच अदर। वो मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ में और कनेक्ट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है। अच्छा। टिल द टाइम इट इज अप टू द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी एडवाइज देम कि यू कैन एक्चुअली अंडरगो सेक्सुअल एक्टिविटी अगर बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इफ द प्रेगनेंसी इज गोइंग स्मूथली एंड नॉर्मली, बट दे शुड बी यूजिंग कॉन्डम्स क्योंकि द सीमेन विल हैव साइटोकाइन्स विच कैन इंक्रीज द एक्टिविटी अराउंड द यूट्रस। तो अगर कॉन्डम्स यूज करके प्रॉपरली दे आर डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी विथ गुड लुब्रिकेशन अराउंड एंड एवरीथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द बेबी। सेकेंड क्या होता है, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है देन द पोजिशंस बिकम एन इशू। कि मार्शल पोजिशन विच इज अ वेरी नॉर्मल पोजिशन जो सब लोगों को पता है, वो नहीं पॉसिबल हो सकती बिकॉज द यूट्रस इज बिग। सो एट दैट टाइम वी एडवाइज देम सम पोजिशंस जिसमें ना यूट्रस पे प्रेशर आए, ना सर्विक्स को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो और डिस्टर्बिंग हो, एंड दे शुड गेट द mutual satisfaction also. Okay. So this counseling becomes very important when a pregnancy and sexual activity is concerned. Yes, yes. So again the sexuality education यहाँ पे जो होता है वो पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रूटीन ऑब्स्टेट्रिशियन के पास विजिट्स होती हैं वो एक टोटली अलग रहती हैं, ये इश्यूज पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती ना, पेशेंट्स भी इतना पूछते नहीं है ये चीज़ों के बारे में, आउट ऑफ मे बी शर्म के मारे या ऐसे, एंड डॉक्टर्स इस इशू पर थोड़ा कम बात होती है। yes. तो इस तरीके से हम उनको, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। yes. मैम आपको क्या लगता है, एंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को, यानी उसका गर्भाशय का जो अंदर का लाइनिंग है वो एबनॉर्मली बाहर जाके ग्रो हो रहा है, तो उसके वजह से हम इनफर्टिलिटी को कितना फेस करते हैं? काफ़ी बढ़ गया है एंडोमेट्रियोसिस इन दिनों,
काफ़ी पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं, मतलब इवन पहले थोड़ा कम था, अब जैसे अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस देखे जा रहा है, और फर्स्ट टाइमर्स जो है कि ठीक है इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट जो आ रहे हैं तो उनमें काफ़ी देख रहे हैं आजकल एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम बढ़ता है। जैसे हमने अभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओएस पे बहुत चर्चा होते रहती है। यस तो अभी लोगों को इतना पता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रखे तो पीसीओएस होने के चांसेस कम है या सिवियरिटी नहीं होगा। बराबर। वैसे आप एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या लोगों को बताना चाहोगे कि आपने क्या करने के बाद एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस कम रहेंगे या सिवियरिटी कम रहेगी या नहीं होगा? मैम उसके थियोरीज है काफ़ी सारे, लेकिन हम एक थ्योरी पर अभी तक भी आ नहीं पाए हैं कि हाँ ये करे तो होगा, या मतलब आप प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो। कुछ जो छुटपुट चीज़ें हैं कि ठीक है बाबा, कभी कभी कुछ ये है कि अगर एमटीपीज होती हैं ज़्यादा, एबॉर्शंस करते हो ज़्यादा तो, या फिर जो रेट्रोग्रेड थ्योरी है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स पीरियड्स के दौरान हो तो एक हद तक माना जाता है। इवन दो ये साइंटिफिकली उतना प्रूव्ड अभी भी इतना नहीं है, बट ये एक सोच मतलब एक बात है कि ये चांसेस है। और तो कोई हमारे हाथ में तो ऐसा सच उसका ये नहीं है अभी इतना। कभी कभी सिजेरियन सेक्शन के जो रेट बढ़ गया है तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो गया, या सिजेरियन के बाद जो एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर आ जाता है, कभी कभी ब्लैडर में इम्प्लांट हो रहा है, कभी पेल्विस में इधर उधर इम्प्लांट हो रहा है, तो वो एक रीज़न हो सकता है जो एंडोमेट्रियोसिस का बढ़ने के चांसेस जो हो, मतलब रेट बढ़ जो गया है। जो हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट हो रहा है, एक टिश्यू यहाँ से एबनॉर्मल प्लेस पे और वहाँ पे वो ग्रो हो रहा है। यस हालांकि वो उसके अभी पक्के थ्योरीज नहीं है कि हाँ ये वजह से या वो वजह से, तो हम प्रिवेंट करने के लिए हमारे हाथ में ऐसा कुछ खास है नहीं अभी। मैम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज को लेके इनफर्टिलिटी में वो कैसे अफेक्ट करता है? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी अभी जो फीमेल्स में पाई जाती है। लाइफस्टाइल जो आजकल हो गया है कि जैसे ओबेसिटी बढ़ गई है, तो अब वो ओबेसिटी की वजह से फिर बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स नहीं आए तो फिर ओबेसिटी, इट्स अ विशियस साइकिल। तो इस साइकिल को हम जो कर सकते हैं वो यही है कि वो वेट ना बढ़ने दे। लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब 50-60% मैं बोलूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो आजकल एक्सरसाइज की कमी हो गई है, लेट नाइट्स जो जागने का ट्रेंड हो गया है, सुबह लेट उठना, उसकी वजह से जो मेलाटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, उसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज काफ़ी बढ़ गई हैं। एंड नेचुरली फिर वो इनफर्टिलिटी तो देता ही है। इट इज़ वन ऑफ द quite a big cause for infertility, PCO। डॉक्टर रेणुका, एक पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है अगर, तो उसका एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सेक्सुअल फंक्शन में क्या मतलब क्या असर देखने मिलता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस जो है, वी ऑल नो कि दिस इज एबनॉर्मल यूट्राइन लाइनिंग ग्रोइंग एट एबनॉर्मल साइट्स, है ना, दो साइट्स जो नॉर्मल नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है, जो पेशेंट्स आते हैं सेक्स करताना दुखतं या कंप्लेंट किंवा सेक्स के वक्त पेन है, ये कंप्लेंट से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ऐसे देखा गया है कि 25 to 30% पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस कहीं ना कहीं पेल्विस में है, जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। तो अभी क्या होता है ना, बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नॉर्मल सोनोग्राफी में यू नीड स्पेशल ट्रेनिंग टू सी कि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू कहाँ पे ग्रो हुआ है, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अभी ये पेशेंट्स का क्या हो रहा है, नॉर्मली जो सेकेंडरी वजाइनिस्मस का पार्ट हम बोलते हैं, यानी वजाइनिस्मस डर है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, मगर वो एक समय के बाद में डेवलप हुआ है। तो वो डर समय के बाद स्टार्टिंग में नहीं था, अब हो रहा है। ओके, क्योंकि उनको पेन है। अभी पेन प्रिवेंट करने के लिए वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी से। सो ये कंडीशंस को हम सेकेंडरी वजाइनिस्मस बोलते हैं, कि उनको सेकेंडरीली डर लग रहा है कि अभी मुझे पेन होगा तो मुझे इससे विड्रॉ होना है।
तो क्या हो रहा है, अभी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है, इट इज गोइंग ऑन टू द पेल्विक फ्लोर, या तो फिर पेल्विस में, जैसे पेल्विक पेरिटोनियम है, जैसे आपने बोला ब्लैडर पे आ सकता है, या पीछे रेक्टम पे आ सकता है, या कभी कभी जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स रहती है जिससे यूट्रस को हमने फिक्स किया है, वहाँ पे इसका डिपोजिशन हो सकता है। कहीं पे भी पेल्विस में अगर इसका डिपोजिशन है तो ओवरऑल वहाँ का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। बराबर, क्योंकि जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज चेंज होगा, वैसे मेट्रियम के टिश्यू में भी चेंजेस आएंगे। बराबर। जब उसका मेंस्ट्रुअल फेज आ रहा है एंड इट इज सिक्रेटिंग ब्लड प्रोडक्ट्स इनसाइड द पेल्विक कैविटी, वहाँ का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो हमें पता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे सूजन आएगी, बराबर, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ पे पेन होगा। दिस इज सिंपल पैथोलॉजी जो हमने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे सूजन आ रही है, पेन हो रहा है, तो अभी ये पेन की वजह से अगेन जो पेल्विक फ्लोर है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनवॉलेंटरीली खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। एंड व्हेनेवर द पेल्विक फ्लोर इज कॉन्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ और हम अनकॉन्शियस है अबाउट इट, वी आर नॉट मेकिंग द पेशेंट कॉन्शियस टू रिलैक्स इट, वहाँ पे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। वहाँ का जो मसल है वो इतना स्पाज्म में चला जाता है कि वहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट्स बन जाते हैं जो पेन कॉज करने लगते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस हर महीने बढ़ेगा, बराबर, वो तो कम नहीं होने वाला है, हार्मोन डिपेंडेंट है, तो ये साइकिल सेट इन हो जाता है। तो मोर द duration of untreated endometriosis, more the inflammation, more the pelvic floor tightness, there are more trigger points, वहाँ पे ज़्यादा fibrosis हो रहा है, और ये सब चीज़ों में then sexual activity is totally affected. The lady cannot relax, तो lubrication में problem है, the lady cannot relax, तो वो stressed out है। अभी ये mostly ये वाली जो problem की वजह से sexual problems है वो हमें around 35 to 45 के एज ग्रुप में ज़्यादा मिलती है। बहुत यंग पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस के वजह से होने वाले सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का नंबर इज लिटिल लेस, बट इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप इट इज वेरी हाई। उसको अगर पहले से प्रेगनेंसीज हो चुकी है तब भी यही इतना ही ऐसे बढ़ता है वो 35 के जिन पेशेंट्स को ये एज ग्रुप में एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है उनमें तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कंपेयर टू बाकी के पेशेंट्स ज़्यादा ही देखने मिल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, राइट। सो See, when you are working as a sexologist, अभी मैं sexologist बोल के काम कर रही हूँ, and I'm specially focusing myself as a sexologist for females because I am to the core a gynecologist. बेसिकली तो मैं gynecologist हूँ। तो ये जो amalgamation हो रहा है ना पूरा सब्जेक्ट का with it, I think ये combinations होना and having a group to work on this particular, it's a group activity. See, I cannot work alone on this, or an obstetrician will not be able to work alone on this. So I think ये जो urogynecological problems है, sexual problems है into females, ये अलग तरीके से address होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सेक्सुअल पेन है तो उसके वी कैन हैव 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस की सेक्सुअल पेन क्यों है। बराबर। और आप गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर इन अ साइंटिफिक वे, इन अ साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड वे। सी, आई डोंट डिनाई कि यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट का रोल नहीं होना चाहिए, बराबर, बट इन दीज केसेस व्हेन अ गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो साइकियाट्रिस्ट may not be able to give that justice. So I need a psychiatrist in a team. बट इट्स अ टीम वर्क अगेन। और थोड़ा पेशेंट्स को ये भी लगेगा कि अरे साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं तो हमको थोड़ी ना कोई मतलब अभी भी एक थोड़ा सा टैबू है एक साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना किसी को, मतलब उनको ये फीलिंग आती है कि हमारे हम थोड़ी ना कोई वो है कि साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कुछ पेशेंट्स में कि इवन 6 साल 7 साल भी हुए, 1-2 महीने से देखे हैं कि इनफर्टिलिटी लेकर आए एंड दे बेसिकली डिडंट नो ओनली हाउ, मतलब वाइफ डिडंट नो वेदर द सेक्सुअल एक्टिविटी वाज बीइंग डन मतलब इट हैपेंड प्रॉपर्ली, हस्बैंड, इट इज सो सरप्राइजिंग, लेकिन होता है। ये काउंसलिंग के साथ हुआ एंड बाद में कंसीव हुए वो नॉर्मल, मतलब विदाउट एनीथिंग वो कंसीव हुए, बस काउंसलिंग और इन चीज़ों को एड्रेस करने के बाद।
एक्चुअली मैम अपने यहाँ पे ना ओवरऑल जो एजुकेशन है टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी वो लैकिंग है फैमिलीज में. वी हैव नेवर बीन टॉट अबाउट इट. वी कोई बात भी कर रहा है तो इट इज टेकन कि क्या तुम गंदी बात कर रहे हो, चुप बैठो, इस तरीके से बात करते हैं क्या. बट आई थिंक इसके वजह से जो बच्चों का एक इंक्विजिटिवनेस है उसको लेके वो बढ़ रहा है. एंड देन internet is there to take care of their needs, and we don't know what content they are consuming on internet, whether it is scientifically backed up or it is just another layman content. तो इससे misconceptions regarding sexuality in younger generation in kids बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो आई थिंक कहीं ना ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों से ये टॉपिक पे बात करें. एंड टू बी सरप्राइज मैम, वी आर टेकिंग सिंस लास्ट 1 year. हम लोग एक्चुअली यही इस पे काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स को सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों से सेक्सुअलिटी पे कैसे बात करें. बराबर. तो मी विथ डॉक्टर संजोग, ही इज अ पीडियाट्रिशियन, वी आर टेकिंग दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स फॉर पेरेंट्स how they should communicate on sexuality with their kids in different age ये groups. बहुत अच्छी बात है. सिर्फ पेरेंट्स को ये बोलना कि आप बोलो बच्चों को, तो पेरेंट्स भी एम्बैरेस्ड फील करते हैं. Yes, क्योंकि yes. पेरेंट्स की जनरेशन में ये बात उनसे कभी हुई नहीं है. कभी हुई ही नहीं they don't know कि how to communicate around that is it. very nice you people are. तो ये एक इनिशिएटिव हमने ऑन अ सोशल कॉज वी थॉट दैट वी शुड बी डूइंग इट, क्योंकि अनलेस द बॉय इज सेक्सुअली एजुकेटेड, yes, the sexual offenses are not going to reduce. Yes. And this is our responsibility as a responsible citizen, as an educated citizen, to educate the fellow citizens who are not aware of it. Very nice. बहुत ही अच्छा काम है ये तो ये एक एक्टिविटी लास्ट 1 साल से चालू है. यस डॉक्टर रेणुका, चलो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात की. क्या पीसीओएस की लेडीज में भी सेक्सुअल डिसफंक्शंस और ये सब मतलब होते हुए देखा है आपने? Yes, actually PCO में क्या हो रहा है, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसके वजह से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का जो परसेंटेज है दैट इज एबनॉर्मल. तो देयर आर एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ FSH, LH एंड देन ईस्ट्रोजन इनटू द बॉडी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि द टेस्टोस्टेरोन फॉर्म इज more because it is increasing because of lack of ऐसे sex hormone binding globulin का जो percentage कम हो रहा है, उसके वजह से free forms बढ़ रहे हैं. Now ये free forms बढ़ रहे हैं तो हमें लगता होगा कि भाई it should increase the desire in female, but along with that many a times there is seen that prolactin भी इसके साथ में बढ़ रहा है, which is a sexual desire inhibitor. Second, what is happening with increase in the level of androgens, they are getting bodily shamed because of abnormal hair growth, because of abnormal obesity, changes in their body constitution. तो PCO के लड़कियों में बॉडी शेम बहुत ज़्यादा हमने देखा है. And because of that body shame, उनका sexual desire is going down and they are feeling more inferior to present themselves in front of a male partner. तो this is going into a vicious way कि body shaming है, though they have the desire, मगर उनमें body shaming की वजह से confidence नहीं है. काफ़ी बार ऐसे होता है कि if it is not a very sensitive relationship, some comment from somebody can also affect again on their body shame. So treating the PCO or PCOD is not just treating the symptoms, it is treating the metabolism of that patient so that her overall life, quality of life and then the sexual life will improve. Yes, very important. So PCO के patients का एक अलग angle अगर हम थोड़ा सा change करें तो we can give them much better in the same settings, in the same time. We can give them a little better outcomes if we little bit change the angle of treatment. और उनको ये भी फीलिंग होती रहती है कि मेरी पीसीओ की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है और वो एड ऑन होता होगा. yes. तो ये सब चीज़ें they are very much interrelated. See, sexual life is a mirror of how your mental life is. Yes, that is और right. sexual health is a mirror of your mental health. So if you are not mentally sound, if you are not mentally good, feeling good, then your sexual life is going to get affected. That is right. So taking care of your mental health is equally important if you want to have a good sexual life.
So, मैम, इट वॉज वेरी गुड डिस्कसिंग विथ यू. इतने सारे इश्यूज, बहुत छोटी छोटी बातें आज हमारी डिस्कस हुई है. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके. काफ़ी बेसिक चीज़ें जो कि मैं समझती हूँ ये चीज़ें इतनी डिस्कस नहीं होती है रूटीनली, तो काफ़ी अच्छा रहा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. Yes, ma'am. It will be very good to have you again on Yes, Parayala. inshallah. Yes, And thank you so much for coming Thanks. and having this podcast with us. Thank you very much, Renuka. Thanks a lot, Dr. Renuka.